ओके, अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है एक्चुअली ये पहली वीडियो जो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वर्सेस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम। ये वीडियो जो है ये इसका पार्ट 2 है। इसमें बेसिकली हम पहले जो है कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव डिस्कस कर चुके। उससे पहले एजुकेशन जो है कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है। आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वर्सेस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि एक रिव्यू देंगे एक शॉर्ट सा, ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाए। और फर्दर मोर उसके बाद हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जिस तरह मार्क्स में दिया हुआ है ये बात करता है कि एक्चुअली ये बात करते हैं कि ये जो है हमारा एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूट जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में। जबकि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये व्यू देता है अपना कि ये हम जो है थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम वी ट्रांसमिट या वी प्रमोट आवर डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। दूसरा है कि इसका एक अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से तो वो जो है एक हिडन करिकुलम के थ्रू काम करता है। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेज व्हाट डू यू मीन बाय हिडन करिकुलम। एक्चुअली ये टर्म जो है आपका फिलिप जैक्सन देता है और जिस बुक से मैंने ये उठाया हुआ ये टर्म वो आखिर में रेफरेंसेस में वो बुक मैंने मेंशन की हुई है। और ये जो सारा डाटा इन दोनों वीडियोस में और आगे की भी जो वीडियोस में आएंगी ये बहुत ही एक रिसर्च बेस स्लाइड्स होती हैं। इनमें कोई भी ऐसे मटेरियल या बात ऐसी नहीं है जो कि एमी कही गई है, रादर देन आप रेफरेंसेस में गो थ्रू कर सकते हैं। आपको हर इस स्लाइड्स में जो भी डाटा मेंशन है या जो भी डाटा डाला जाता है वो स्पेसिफिकली एक रिसर्च वर्क के थ्रू डाला जाता है। सो कमिंग बैक टू द सेम coming back to the same topic, that is to the same question rather, कि what is hidden curriculum। एक्चुअली ये टर्म जो था ये आपका फिलिप जैक्सन ने दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये स्पेसिफिकली शॉर्ट में है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका मतलब है कि ये रेफर बैक करता है आपकी एक स्टैंडर्डाइज्ड एक जो बिहेवियर होता है, आप एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो होता है जो कि सोसाइटी उसको प्रॉपर कंसिडर करती है। थ्रू योर हिडन करिकुलम जो होता है ये आप इस एक ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक या फिर ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर की तरफ रेफर करते हो जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक रहते हैं। अब मसला क्या होता है कि जब आप इस तरह की कर जो फॉर एग्जांपल जिस तरह स्कूल में मोस्टली होता है कि सिर्फ टीचर जो है वो बात करती है और स्टूडेंट्स मोस्टली दे आर द लिसनर्स, ठीक है, दे आर नॉट द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। और अगर कोई स्टूडेंट बोल भी रहा है वो तब बोलेगा जब टीचर उनको ये मौका देगी बोलने का, जैसे कि इफ शी आस्क समवन टू आस्क क्वेश्चंस और समथिंग। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ टीचर ने ही बोलना है, अगर वो ही सिर्फ लाइक एक वन वे कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके थ्रू वो क्या करती हैं, जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि हिडन करिकुलम जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो है स्टूडेंट्स के थ्रू लाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स एक सोसाइटी जो है वो आगे जाके जो आपके एडल्ट्स हैं अगर वो किसी सोशल इंस्टीट्यूशन से कुछ सीख रहे हैं तो उसका असर तो पड़ता है सोसाइटी पे। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो कहते हैं कि इस हिडन करिकुलम की वजह से क्या होता है, जो आगे की जनरेशन है या जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी एक इंडिविजुअलिज्म और क्रिएटिविटी जो होती है उस पर बड़ा असर पड़ता है। इट स्टिफल्स देयर इंडिविजुअलिज्म एंड क्रिएटिविटी। सो हिडन करिकुलम इन शॉर्ट एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि ये जो है रेफर करता है एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डीम्ड प्रॉपरली बाय द सोसाइटी। और फिर इस हिडन करिकुलम की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल की जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी इंडिविजुअलिज्म और क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म होती जाती है या फिर काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि स्टिफल होती है। जबकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जब इस तरह एक ब्यूरोक्रेसी लाइक एक एजुकेशन सिस्टम होता है जहाँ पे हर चीज़ एक हायरार्की में काम कर रही है तो उसमें मेरिटोक्रेसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंक्रीज होने के। वो ये कहते हैं कि एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है सबको, चीज़ें ऑर्गेनाइज और प्रॉपर वे में चलती हैं, दैट इंक्रीजेज मेरिटोक्रेसी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो वो कहता है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है सोशल मोबिलिटी को, चीज़ें मोबिलाइज प्रॉपर नहीं होती। सो ना द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे, क्या मतलब सोशल मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है।
एक मिडिल क्लास पेरेंट्स अगर है, एक मिडिल क्लास सोसाइटी से या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हुए जो पेरेंट्स होंगे, उनका बच्चा जो होगा अगर वो पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, उनके पास इतने वसाइल नहीं है, जिस तरह टेकिंग इन टू अकाउंट जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स की जिस तरह की फीसेस बढ़ रही हैं, क्या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, और जिस तरह अगर आप रिसेशन 2023 की अगर हम बात करते हैं और रिसेशन देखते हैं और किस तरह इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है ऑलमोस्ट, अल्लाह करे कुछ बेहतरी आए, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो उससे क्या क्या ये चांसेस हैं कि पेरेंट जो एक मिडिल क्लास है वो इतने फीसेस अफोर्ड कर सकें? तो उससे क्या होता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हुए जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे फीस प्राइवेट स्कूल ना नहीं अफोर्ड कर सकते, वो पब्लिक स्कूल जाते हैं। पब्लिक स्कूल्स की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, एवरीवन नोज कि क्या किस किस्म की एजुकेशन वहाँ पे हो रही है। तो उस सोशल इंस्टीट्यूशन से जब उस मिडिल क्लास पेरेंट्स के बच्चे निकलेंगे तो हमें पता है कि वो कभी तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ख़ास लेवल है या एक ख़ास जगह तक पहुंचना हो तो वो बच्चे कभी वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी होगी ही नहीं जितनी एक इलीट क्लास से बिलोंग करते हुए बच्चे की होगी। तो ये चीज़ जो है सोशल मोबिलिटी को रोक देता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन में एक साथ बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ इनकी कम्युनिकेशन होती है, वो कम्युनिकेट करते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो इंटरैक्ट करते हैं। इसके वजह से एक सोशल सोलिडारिटी प्रोड्यूस होती है सोसाइटी में एज पर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फिर है इट स्टिफल्स इंडिविजुअलिज्म एंड क्रिएटिविटी, जो कि पार्ट है आपका हिडन करिकुलम का। जबकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंडर की ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो एक सिंबल है ऑफ इक्विटेबल क्राइटेरिया, कि जब हर चीज़ अपनी एक हिरार्की में काम करेगी, हर चीज़ का अपना एक काम करने का तरीका होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्राइटेरिया एक सेट होगा और वो इंक्रीज करेगा आपकी क्या, मेरिटोक्रेसी। मोर ओवर स्टेटस बिस्टॉड, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये बात करता है कि आपका इनइक्वालिटी के बेसिस पे कुछ एक ख़ास ग्रुप को एक स्टेटस अलॉट होता है। एंड अगर हम एजुकेशन को एज अ सोशल इंस्टीट्यूट बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के एंगल से अगर हम बात करें तो वो कहता है कि स्पेसिफिक एक स्टेटस मिलता है एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर स्कूल्स को आप हाईली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस बना दोगे तो वो तो मोस्टली आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस एक हद तक तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद तो फिर एक सोसाइटी में, एक सिविलाइज सोसाइटी में और जंगल में क्या ही फर्क रह जाएगा, वो ठीक है एज पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है। बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पे इतना ज़्यादा फोकस होता है कि आपका जो एक थोड़ा बहुत एक जो फोकस आपकी इंडिविजुअलिज्म या फिर क्रिएटिविटी पे होना चाहिए वो स्टिफल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर कोई एक ख़ास स्टेटस में रह जाता है, या एक ख़ास स्टेटस जहाँ पे या फिर उस क्लास तक नहीं पहुँच पाता, या सोशल मोबिलिटी वहाँ तक नहीं हो पाती जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो। इसका मतलब एक ख़ास पावर ग्रुप है, उनके पास ही सब मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं एज पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। जबकि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे इसके वजह से क्या होगा कि सबके लिए अगर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इक्वल होंगे और सोशल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जब उसमें ही ये बात बताई जाएगी तो मेरिटोक्रेसी भी ज़्यादा होगी, सोशल सॉलिडारिटी भी ज़्यादा होगी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन होगी अगर सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, तो इसमें इंटीग्रेशन होगी, लोगों को बराबरी के मौके और चांसेस मिलेंगे ताकि वो चीज़ों को अफोर्ड कर सके या फिर वो अपनी बात सामने रख सके। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इंटीग्रेशन की भी बात करता है, वो प्रमोशन की सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, जो कल्चरल हमारी वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ें इन्हीं के थ्रू तो हम आगे की जनरेशन्स की तरफ ले जाते हैं। तो सोसाइटी जो होती है वो एक बहुत ही मतलब एज पर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज आता है। सो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्लेम करता है कि स्कूल्स जो हैं वो एज एन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फुलफिल क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन द वैल्यूज़ एंड कस्टम्स ऑफ द लार्जर सोसाइटी, और ये जो है प्रमोट करता है आपके डिज़ायरेबल सोशल चेंज। आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जब ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करता है तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस के इट क्लेम्स कि इंक्रीज करता है लाइकलीहुड के
कि स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डेल्ट विथ फेयरली विथ लाइक एक फेयर प्रोसेस होता है उसके साथ चीज़ों को डील किया जाएगा, और ये जाके आपके बेसिस बनेगा आपके एक इक्विटेबल क्राइटेरिया का। और इससे क्या होगा, अगर आपकी हर चीज़ जो है एक बराबरी पे एक सिंबल ऑफ इक्विटेबल क्राइटेरिया होगा, चीज़ों को हर चीज़ को इक्वल बेसिस पे डील किया जाएगा, इससे तो ऑफ कोर्स सोशल सॉलिडारिटी होगी। अगर आपके सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है और थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अगर आप बराबरी का एक लेसन पढ़ा रहे हो, तो फिर तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टूवर्ड्स लाइक अ सोशल सॉलिडारिटी। एक कोई और चांस तो एक नेगेटिव एक इम्प्रेशन पड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिलती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है यही सबब बनता है आपके इनइक्वालिटी का सोसाइटी में, जबकि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इस बात पे यकीन नहीं करता। वो जिस तरह के, अगर हम डरखाइम की भी बात करते हैं, ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट, वो क्लेम करता है कि स्कूल इज़ अ सोसाइटी इन मिनिएचर। और आपकी एजुकेशन जो है, जब एक सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट होगी, ऑफ कोर्स मेरिटोक्रेसी अगर होगी, सब लोग अगर मेरिट पे आ रहे हैं, हर एक, अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात करते हो और हर कोई अपनी लेबर में परफेक्ट है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हर एक बंदा अपने प्रोफेशन के लिए ही बना हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि वो किसी के सपोर्ट से आया है, या फिर वो एक इनइक्वालिटी की जो एक क्रिएट की गई थी उसका एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट, या उनको एक हम कह सकते हैं उसके लिए एक राह बन गई। ये इनइक्वालिटी ही कुछ लोगों के लिए, एक पावर ग्रुप के लिए राह बन जाती है। ये इनइक्वालिटी लाते ही इसलिए सोसाइटी में, ताकि ख़ास तबका जो है वो फ़ायदा उठा सके, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हों, और एक दूसरा जो तबका है वो हमेशा उनसे नीचे रहे, ताकि वन कैन रूल एंड अनदर कैन बी रूल्ड। क्योंकि क्या है कि अगर फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है या फिर फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट है, अगर वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है, अगर वो सिंबल ऑफ इक्विटेबल क्राइटेरिया है, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोलता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशनल करिकुलम या फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, अगर आप उसको इतना स्टैंडर्डाइज कर देते हो, तो जनरली वो क्या करेगा, वो तो अपने रिफ्लेक्ट करेगा वैल्यूज़, इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल। अब बुरी बात इसमें नहीं है कि वो एक वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करेगा, इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि बुरी बात तब होती है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से शुरू होता है कि ये जो वैल्यूज़, इंटरेस्ट या लाइफस्टाइल पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो पावरफुल ग्रुप्स की कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के। मसला वहाँ से है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हो या उन जगहों को, अगर विद इन पाकिस्तान भी सिर्फ आप उन जगहों को हाईलाइट कर रहे हो जो कि ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं सिटीज़, या फिर ऐसे ग्रुप्स को प्रोवाइड कर शो कर रहे हो, या आपके ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनकी वजह से वो तबका, फॉर एग्जांपल आपके सिंध या बलूचिस्तान में ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं कि वहाँ के बच्चे जो है वो रिलेट ही ना कर सकें रोल मॉडल्स के साथ, तो आप क्या ही वैल्यूज़ और क्या ही आप कल्चर प्रमोट करोगे। तो इससे क्या होगा, एक गैप प्रोड्यूस होगा, और ये गैप का फ़ायदा एक ख़ास किस्म के ग्रुप को फ़ायदा पहुंचेगा, और एक ख़ास किस्म का ग्रुप हमेशा वो उसकी इंडिविजुअलिज्म, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी पूरी ज़ात जो है, हमेशा एक, हम कह सकते हैं कि वो कभी भी मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी आपकी स्ट्रेटा में ऊपर नहीं जा पाएंगे। और फिर इस की वजह से या इन चीज़ों की बेसिस पे आवाज़ें, कैसी आवाज़ें निकलती हैं कि हम कोई ग़ुलाम है क्या। सिर्फ ये हाईलाइट कर देने से कि हम कोई ग़ुलाम है क्या, ये सिर्फ एक लेवल से आप इस ग़ुलामी को नहीं ख़त्म कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और एजुकेशनल जो आपका इंस्टीट्यूट है वो इतना पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूट है कि बहुत से दूसरे भी आपके पावरफुल इंस्टीट्यूट्स है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट आई पर्सनली फील, क्योंकि इसकी वजह से जो आप बेसिक जो एक गुलाम एक माइंड सेट है उसको ख़त्म कर सकते हो। और उसके लिए आपको इन इक्वालिटीज़ पे काम करना पड़ेगा। सिंपली बाय जस्ट क्लेमिंग हम के गुलाम हैं क्या, दिस वॉन्ट वर्क। आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क लाइक फॉर अ लॉन्ग रन। अगर हम बात करते हैं, दिस थिंग इज़ नॉट गोना वर्क, वी नीड टू वर्क ऑन इट, और उसके लिए हमें माइक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा। चलिए जी, अगर हम एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बात करें, तो पहले तो
आपको पता होना चाहिए कि एक एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी मुल्क की जो है वो 2.4% है। तो ये ग़ुलामी से निकलना एंड एवरीथिंग, अगर आप सोशल इंस्टीट्यूट से 2.4% आपकी पॉपुलेशन, जो एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री इज 2.4%, up to 64% of Pakistanis live in rural areas and 36% in urban areas. The average household size is 6.4%. Actually, I was supposed to write it over here. And the country's literacy rate stands at 58.9%. The population is made up of several different ethnic groups. अगर ये हालात मुल्क के हैं तो फिर हम किस तरह आगे जाएंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे? अगर आपकी नेशन एजुकेटेड ही नहीं है, अगर आपकी नेशन जो है वो आपके यूट्यूब के शॉर्ट्स पे या फेसबुक के शॉर्ट वीडियोस पे और उसके पीछे जो है एक बहुत ही एक बहादुरी जगाने वाले गाने अगर आप लगा देंगे तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क। आप ये चीज़ जो है थ्रू एजुकेशन चीज़ें हाईलाइट करोगे, थ्रू एजुकेशन ही आप अपने नेशन को ऊपर लाने की कोशिश करोगे। अगर ये सारे परसेंटेजेस चल रहे हैं तो फिर ये चीज़ें, इन चीज़ों पे काम करना जो है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के इट एग्जिबिट्स एंड फंड्स एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ इन द कल्चर थ्रू स्कूलिंग, नाउ एजुकेशन हैज़ टर्न्ड इट इनटू एन इंडस्ट्री। इससे तो हम बिल्कुल भी हम निगेट नहीं कर सकते कि अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल हम वी कैन नॉट निगेट दिस लाइन कि एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं है, नहीं तो हम तो पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब आप एड्स देखते हैं डिफरेंट स्कूल्स की, हम देख सकते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जबकि प्रैक्टिकल में अगर आप जाएं तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है, एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है और ऐसी एक नस्ल रिप्रोड्यूस होती है जिसका एक ख़ास किस्म का सोशल थॉट होता है और ये थॉट प्रोसेस ओवर जेनरेशंस जाता है। एंड ये मैं नहीं कर रही, एंड दिस इज़ एक्चुअली सेड बाय, ये जो एक रिसर्च, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक जो इस बुक से उठाया गया, इसका रेफरेंस मैंने उस बुक का रेफरेंस उस बुक को मैंने जो है आपके रेफरेंसेस में है, तो आप जाके इनको व्यू कर सकते हो। तो अगर ये इनइक्वालिटी इसी तरह की रहेगी और इस इनइक्वालिटी का कल्चर थ्रू हम स्कूलिंग, थ्रू दिस सोशल इंस्टीट्यूट अगर हम इसको प्रमोट करेंगे रादर देन टू स्टॉप इट, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसले पैदा करता जाएगा। जब बात आती है इनइक्वालिटी की, और स्पेशली जो इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू दिस सोशल इंस्टीट्यूट, वो इतना डीपली रूटेड है हमारी सोसाइटी में कि ये जो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट है ऑफ कैपिटलिज्म। अब बात है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स की। पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, अगर हम स्टडी करने की कोशिश करें हमारे एजुकेशन सिस्टम को, तो हाईली पेड स्कूल्स मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड आर लिंक्ड विद सोसाइटीज elite, whereas in government schools quality is linked with availability of teachers and resources। पोस्ट अनाउंस करो, टीचर्स को लगाओ, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी काबिलियत है कि नहीं, हु केयर्स। पब्लिक स्कूल में मतलब कौन ही, किसको ही फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, आई एम नॉट क्लेमिंग कि ऑल ऑफ देम, बट क्या है कि चेक एंड बैलेंस रहना भी तो ज़रूरी है। आप कुछ फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसे स्कूल्स हैं दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे आपकी जो है टीचर्स वहाँ जाते ही नहीं हैं। वहाँ पे कुछ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जाओ वहाँ पे, तो अगर वो टीचर ही नहीं है वहाँ पे और वहाँ पे एक सिस्टम चल ही नहीं रहा प्रॉपर्ली, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि वहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी भी ज़िंदगी में इस काबिल बनेंगे कि वो कम्पीट कर सकें प्राइवेट स्कूल्स के साथ। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो दो क्लासेस हैं, एक प्रोलेटरेट की क्लास है, एक बोर्जोइजी की क्लास है। जो बोर्जोइजीज हैं वो इकोनॉमिक सुपीरियरिटी में यकीन रखते हैं और उनके पास सिर्फ यकीन नहीं रखते, वो उनके पास है भी। जबकि जो दूसरे हैं प्रोलेटरेट है, उनके पास रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है, उनके पास एज आई सेड अर्लियर कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं जो एक ख़ास किस्म के पावर ग्रुप के पास होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे रहते हैं। सो एक्चुअली जो है इसकी वजह से जो आपकी मेजर एक इनइक्वालिटी जो होता है, या फिर एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको ओवरकम करने के लिए भी कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं पुट इन किए जाते। क्योंकि क्यों करें, कौन सा इलीट ग्रुप जो है वो चाहेगा कि उसके बच्चों के कंपटीशन में कोई दूसरा आए,
वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपस में ही एक दूसरे के साथ लिंक्स बनाएं और आपस में एक ख़ास ग्रुप चलाएं और वो ग्रुप ही आगे जाके, अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो जो सारे तकरीबन रूलर्स की बात करें, लीडर्स की बात करें, वो ज़्यादातर जो है, आपको क्या लगता है वो गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए हैं? या वो कभी भी उनके लिए वो रास्ता बनेगा कि वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं उनके लिए कभी ज़िंदगी में रास्ता बनाया जाएगा? किसी से भी, इवन वो लीडर्स जिनके साथ हम थोड़ा बहुत जो आवाम है वो लिंक कर पाती है, इवन दैट लीडर इज़ नॉट फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। तो ये आप फिर इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो क्यों है और ये गैप क्यों बढ़ता जा रहा है। दूसरा है क्लास एनालिसिस। क्लास एनालिसिस सोशियोलॉजी में जो है वो प्योरली इंडिकेट करता है आपके एजुकेशनल इनइक्वालिटी। इस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी एक ख़ास किस्म का, फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास है या उससे भी लोअर क्लास है, अभी वो क्या करेंगे, वो स्कूल्स अपने जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उसी के हिसाब से देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान जो अब बेचारा अपनी बिजली का बिल तक नहीं पे कर पा रहा, क्या वो ऐसे स्कूल की तरफ जाएगा, क्या प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएगा? ऐसा नहीं होगा, हर चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से जिस तरह आपके कुछ सोशियोलॉजिस्ट पे यही रिलेट करते हैं कि जो चॉइस ऑफ स्कूलिंग होती है वो हमेशा रिलेट करती है आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके रिच हैं उनके पास एक्सेस है टू रिसोर्सेज और उनके पास दे हैव बेटर लाइफ चांसेस देन पुअर who have limited access to resources and minimum life chances. स्पेसिफिकली अगर हम करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो बहुत से इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो बाकायदा ब्रांड्स हैं, तो उनके बारे में हम कह सकते हैं कि करंट एजुकेशन सिस्टम इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पास्ट elite's prejudices system. It serves the interest of elite in private sector and at public level it is more oriented towards lower middle class interest. तो बात वहीं आ जाती है हैव्स एंड हैव्स नॉट की, आपके डिस्पैरिटी की, आपके इनइक्वालिटी की। अब क्लास एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने रिसोर्सेज के बेसिस भी ही कोई जाके अपने बच्चों को उसी हिसाब से, जितने रिसोर्सेज होंगे उन्हीं हिसाब से वो स्कूल, कौन से स्कूल में बच्चे को भेजना है वो डिसाइड करेंगे। अभी उसकी वजह से प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, अगर आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में वही इसी किस्म की एजुकेशन हो जो कि प्राइवेट्स में होती है, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का प्रमोट किया जाए, जहाँ पे क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए, तो लोगों को इतना ज़्यादा सोचने की कि मैं बच्चे को किस स्कूल में डालूं कि मैं अफोर्ड कर सकूं। यहाँ पे कुछ नाम के जो ब्रांड्स नहीं है, जो कुछ प्राइवेट, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ब्रांड्स नहीं है, जो ताज़ा ताज़ा या नए नए स्कूल्स खुले हुए, वहाँ पे भी अगर जाएँ और वहाँ के बच्चे की सिर्फ इंग्लिश चेक करें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वेयर दैट स्टूडेंट स्टैंड्स। तो उससे पता, अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे प्राइवेट स्कूल्स, कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो खोल तो लेते हैं, फीस भी लेते हैं, बट उनका जो एक सिस्टम है, उनके अगर आप बच्चे जाके देखें आपको नहीं लगेगा कि ये प्राइवेट स्कूल्स के, उनकी कंडीशंस जो है वो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के निकले हुए बच्चों से भी वर्स होती है। फीस ली जाती है, बस वहाँ पे एक क्लेम किया जाता है कि इनको इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह का प्रोवाइड किया जाता है। अब जो थोड़ा बहुत लोअर मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो, उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि बच्चा प्राइवेट स्कूल जाए, मगर वहाँ प्राइवेट स्कूल जाता हुआ बच्चा, उनसे अगर आप जाके उनकी स्पेलिंग्स चेक करें, उनकी इमला चेक करें, उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, प्रोनाउंसिएशन तो छोड़ें, उनको कुछ दे लिखने को, दे विल नेवर बी एबल टू राइट, दे जस्ट आर नॉट इन अ पोजिशन टू राइट। तो फिर उससे क्या होगा, डिस्पैरिटी तो आनी ही है। अगर आप कल को जाके वो बच्चा अगर मैट्रिक करता है या बाहर आपका यूनिवर्सिटी से भी जब निकलता है तो उसके पास वो ख़ास किस्म की क्वालिफ़िकेशन होती ही नहीं है, वो पाकिस्तान में भी वो जाके कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं करता, उनके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रह जाता, क्योंकि वो जब देखता है आसपास इलीट सिस्टम से या आपकी ख़ास किस्म के प्राइवेट स्कूल से निकले हुए ओ लेवल्स, एक कैम्ब्रिज सिस्टम के निकले हुए बच्चों को जब देखा है तो उसके हिसाब से जब वो उनको देखता है उसमें वो कॉन्फिडेंस रह ही नहीं जाता। अच्छा, थर्ड है हैव्स एंड हैव्स नॉट। एक है हैव्स जो आपके प्रिविलेज्ड है और हैव नॉट्स जो हैं आपके, वो आपके प्रिविलेज्ड वंस नहीं हैं, वो हैं जो एक्चुअली सफ़र करते हैं। Karl Marx sees society as an arena of social conflict, of course. To him, function and the role of social institutions can be best understood by its economic system. तो वो क्लेम करता है कि हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि दो क्लासेस, हैव्स है और हैव नॉट्स। जो हैव्स है वो ओन करते हैं, वो लिटरली ओन करते हैं आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
और उन्होंने हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन को इस तरह कर रखा है कि वो घूम फिर के या सर्कुलेट करके फ़ायदा उन्हीं को पहुंचाएगा। और दूसरा जो है हैव नॉट्स जो हैं वो इन पे इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि सारे जो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, वो सारा ये आपके हैव्स कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में। काम और लेबर सारा आपके हैव नॉट्स करें, मेहनत आपकी ये करें, सोसाइटी में जो भी चीज़ प्रोडक्शन की बात अगर हम करें वो करें, मगर उस प्रोडक्शन को ओन जो है वो आपके हैव्स करते हैं, जबकि प्रोडक्शन आपकी क्रिएट करने वाली जो आपकी क्लास है वो आपके हैव नॉट्स में। तो यहीं से पता चलता है कि आपकी अगर इकोनॉमिक सिस्टम ही इस तरह का डिवाइडेड है तो आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस मेरिटोक्रेसी या फिर इक्वालिटी का दर्स कैसे दे सकता है। मैनेज्ड एंड अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम्स की हम पहली बात कर चुके हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें वो किस किस्म के मिसमैनेज्ड हैं और किस तरह की अनइक्वालिटी इसमें एक अनइक्वल एक तफरीक ले आता है, एक डिवीज़न ले आता है आपके एजुकेशन सिस्टम में, और यही जाके आपके आगे जाके एक स्टेटस को मेंटेन करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली कैसे के स्टेटस को कैसे मेंटेन होता है या कैसे लाया जाता है सोसाइटी। प्राइवेट स्कूल में जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वही पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स या वो प्राइवेट स्कूल्स जो ब्रांड्स बन चुके, बिल्कुल एक ब्रांड की तरह काम करता है, तो वो ही पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, ऑफ कोर्स जिनके पास पावर है, जिनके पास वेल्थ है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है एक ख़ास किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास होती है, और वो लोग जो है आपकी एक सोसाइटी में एक स्टेटस को भी मेंटेन करते हैं। आजकल की अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात करें तो इतना टर्मोइल क्यों आया हुआ है, बाकी सारी आइडियोलॉजीज़, क्या ये एब्सोल्युटली नॉट का किस्सा है कि सिर्फ इसको कह देने से चीज़ें ख़राब हो रही हैं? क्या ये चीज़ें जो है कि हम क्या ग़ुलाम हैं या हम ग़ुलामी नहीं मानते या ये है या वो है, या एक इंसान को नहीं सपोर्ट कर। आई पर्सनली एम नॉट सपोर्टर ऑफ लाइक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, बट क्योंकि एक बात याद रखें, ये हम जो हैं अगर आप लोग भी ये स्लाइड जो देख रहे हैं, आप ये बात बार बार ख़ुद को याद करवाएं कि वी शुड वर्क कलेक्टिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, रादर देन कि इस जंग में फंसे वो अच्छा या ये अच्छा। बात ये है कि जो सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, मकसद क्या है कि वो इसको नहीं सपोर्ट कर रहा या इसको नहीं सपोर्ट करे या ये है या वो है। आइडियोलॉजी का क्लैश ऑफ कोर्स आता है, पर बात स्टेटस को की भी है कि कुछ लोग हैं वो मतलब वो समझते हैं कि उनका बर्थ राइट है पाकिस्तान को रूल करना। दे आर लाइक द बॉर्न रूलर्स, दे आर द बॉर्न लीडर्स, और सिर्फ इनका ये हक है। तो ये एक स्टेटस को है कि सिर्फ हमारे में से ही कोई आएगा रूल करेगा, या हमारे में से ही कोई आएगा तो ये करेगा, कोई और कहीं और से नहीं आके एंट्री मार सकते और फिर ये क्लेम कर सकते कि हमें भी ये चीज़ चाहिए। तो ये कि कार्ल मार्क्स स्पेसिफिकली स्टेटस को की बात करता है कि ये जो है एक्चुअली एलीट्स लाए हैं, उन्हीं को है, क्योंकि उनके पास बाकी तो सारे वो इन झमेलों में नहीं पड़ते कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है या राशन नहीं अफोर्ड कर सकते या वो फलानी चीज़ महंगी हो गई। उनको इन चीज़ों की स्ट्रेस वैसे है नहीं, ना ही वो स्ट्रेस लेते हैं इन चीज़ों का। फिर आगे जाके क्या होता है, उनके बच्चे भी अच्छी जगहों पे पढ़े होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जब एक दफ़ा बंदा पेट की सोच से आगे की सोच रखता है तो वो इंसान हमेशा जो है वो डिफरेंट आपके सोसाइटी जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइडेड है, तो वो दूसरी स्ट्रेटा की सोच रखता है कि अच्छा ये वाले जो एरियाज़ है ना, सो मेरे पूरे हैं, मुझे ना इसकी टेंशन है ना उसकी टेंशन है, तो आगे जाके पावर का एक हिस्सा कैसे बना है। तो उनको इन चीज़ों की एक मिडिल क्लास इंसान तो इसी में फंसा रहता है कि फ़ीस नहीं दे पा रहा, राशन ज़्यादा ना नहीं ले सकता या पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि पैसे नहीं है और चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, मगर एलीट को इस चीज़ का मसला नहीं रहता। हमेशा जो है आउट ऑफ द बॉक्स एक अप्रोच होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचती भी है, उनका अप्रोच भी यही होता है। मगर जो पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे होते हैं, अगर हम पाकिस्तान में उसकी बात करें, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, टीचर बात कर रही है तो आपने बात नहीं करनी। बात ये नहीं है कि टीचर बात कर रही है तो आपने बात नहीं, मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ पॉइंट डिस्कस करी हैं तो स्टूडेंट्स के पास ये राइट होना चाहिए या उनको अलाउ करना चाहिए कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, मगर ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि माइट इज़ राइट तो टीचर इज़ ऑलवेज राइट। एक टीचर के अलावा भी स्टूडेंट्स से हम
कभी नहीं पूछते, कभी नहीं देखा हो। कुछ ऐसे स्कूल के सिस्टम में वो कभी आखिर में जाके स्टूडेंट से नहीं पूछते कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू रिलेट टू इट। पाकिस्तान स्टडीज़ या फिर इस तरह के हमारे जो करंट इश्यूज़ हैं उन पे चीज़ों पे बात नहीं चलती, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को कभी पता ही नहीं होता। और वो जब आगे जाके जब निकलते भी हैं इन सोशल इंस्टीट्यूट से, तो वो उनका यही होता है कि बस जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। ये टेंशन मुझे नहीं लगता कि एक डिग्री होल्डर के पास ये टेंशन होनी चाहिए कि उसको जॉब नहीं मिल रही या वो फिर चीज़ों को वो एक, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। कैसे एक डिग्री होल्डर बेरोज़गार घूम रहा है और कैसे वो एक ख़ास किस्म की क्रिएटिविटी नहीं है उसमें, कैसे होगी अगर वो कोई जाके स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में वो खाली बैठ के खाली सुन रहा है एक रोबोट की तरह, और फिर आगे जाके वो डिग्री लेने के बाद अगर उसको सोसाइटी में छोड़ दो कि जाओ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो सिमरन जाके क्या ही अपनी ज़िंदगी बनाएगी और क्या ही अपनी ज़िंदगी जिएगी। तो अगर आप शुरू से उसको आइडियोलॉजी ऑफ सबमिशन जो होती है वो एक सबमिसिव और ओबीडियंस में ज़्यादा लाने की कोशिश की जाती है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं आपके प्रोलेटरेट क्लास के, उनको ज़्यादा ही इस चीज़ का होता है। आप कभी जाके कैम्ब्रिज का जो बच्चा है अगर आप उसको देख लें, वो बहुत ही आउटस्पोकन होगा, वो चीज़ों को अप्रोच करना जानता होगा, और वो इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ नहीं होगा जितना कि एक पब्लिक जो आपके स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको होगा। जब भी कोई गैदरिंग होगी वहाँ पे बात करने से पहले वो 100 दफ़ा, एक तो उसको अंग्रेज़ी ज़बान का इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कि वो बेचारा अगर थोड़ा बहुत जाके उसको आता भी होगा या थोड़ा वो बोल भी पाता होगा, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको ये होगा कि नहीं, मैं जो हूँ एक ऐसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ या कैम्ब्रिज सिस्टम के से निकले हुए बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ, तो वो कभी भी उसका अंदर से वो बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा। ये चीज़ नहीं अच्छी होती है, क्योंकि क्या होता है जो एक स्टेटस को मेंटेन होता है, ये इसलिए भी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है क्योंकि जो ये एक ख़ास किस्म का जो आपके परसेंटेज में ज़्यादा जो तबका है उसमें हमेशा पूरी ज़िंदगी एक ख़ास किस्म का कॉम्प्लेक्स रहता है। जिस तरह हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इट टीचेस people how to accept their position to be exploited or to show the rulers how to control the workforce। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे थ्रू दिस सोशल इंस्टीट्यूट लोगों को उनकी पोजीशन बताई जाती है और एक ख़ास किस्म की क्लास को उनकी पोजीशन बताई जाती है, क्योंकि दूसरा जो है उनको तो शुरू से बताया जाता है कि यू आर बॉर्न टू रूल। तो एक बच्चा जिसको शुरू से बताया जाता है कि भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हो, आप बाहर अप्लाई कर सकते हो, तो उनके पास ऑफ कोर्स वो तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी इस सोच में गुजर जाती है कि मेरे पास अगर कोई चीज़ जो मुझे लिमिट करेगी ज़िंदगी में, मैं वो है आसमान, आसमान के अलावा मुझे कोई और चीज़ लिमिट नहीं कर सकती। इसलिए अगर किसी बच्चे को शुरू से ही बताया जाए कि द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, योर माइंड इज़, या फिर दस ऐसी बातें जो इससे रिलेटेड हो, कि जिस तरह एक टाइम पे एक कोड सर्कुलेट करता था कि स्काई इज़ द लिमिट, वो भी बाद में चेंज हो के इट टर्न्ड इनटू द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, योर माइंड इज़। तो इस तरह की बातें अगर आप बचपन से एक बच्चे को बता रहे हो और फिर आप रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो बच्चा क्यों ही उसको लगेगा कि वो किसी चीज़ के लिए नहीं बना, या फिर उसको क्यों लगेगा, या फिर वो क्यों किसी की बात सुनेगा, या फिर वो क्यों किसी को इतना मौका देगा कि लोग उसके लिए अलॉट करें कोई पोजीशन। वो अपनी पोजीशन खुद बनाएगा, वो लोगों से नहीं पूछेगा कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी सेल्फ वर्थ क्या है, या फिर इसलिए तो कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट सी योर वर्थ यू विल ऑलवेज चूज पीपल हु डोंट सी इट आइदर। व्हेन योर सेल्फ स्टीम राइजेज योर लाइफ फॉलोज। अगर आप अपनी वर्थ खुद ही नहीं देख पा रहे हो, इफ़ यू डोंट सी योर वर्थ यू विल ऑलवेज चूज पीपल हु डोंट सी इट ईदर। तो अगर आपका सेल्फ स्टीम राइज करेगा तो आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पे जाएगी जिस पे उसको जाना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो। मगर ऐसा नहीं होगा अगर आपको शुरू से ही बताया जाता है कि आप तो एक ख़ास किस्म के बैकग्राउंड से हो, आप कैसे वहाँ तक जाओगे या उस मंजिल तक कैसे पहुँचोगे, तो हमेशा आपकी जो एक सोच है वो लिमिटेड रहेगी।
और फिर ऑफ कोर्स अगर वो लिमिटेड सोच वाली सोच रखोगे आप ज़िंदगी में तो आपकी सेल्फ वर्थ कम होगी, और उसकी वजह से और वो इंसान जिसमें हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी हो, या वो इंसान जो सोचता हो कि मैं तो वो चीज़ वर्थ ही नहीं करता, वो इंसान हर ज़िंदगी में हमेशा एक्सप्लॉइट होता है। और इसी तरह होगा, और ये जो है शो करेगा द रूलर्स हाउ टू कंट्रोल द वर्क फोर्स। इसलिए मार्क्स जो है वो बोलता है कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो सपोर्ट करता है हमारे जो है द वेल्दी इन सोसाइटी एंड हेल्प्स देम इन परपेचुएटिंग स्टेटस को, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स enrolled in elite school system have more exposure, facilities and chances of getting higher position and social prestige in society। और ये चीज़ बहुत क्लियर है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा डिवीज़न है पाकिस्तान में। हम देख सकते हैं अगर आप प्रोटेस्ट्स में देखें या फिर आप देखें चीज़ों को, तो आप क्लियरली चीज़ों को जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे एज अ सोशियोलॉजिस्ट, आप चीज़ों को जब देखेंगे तो अब इवन दो इफ़ यू आर नॉट ऑन फील्ड यू विल रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा, मतलब आप यहाँ पे जाके किसी का माइंड सेट चेंज कर सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो। भड़काना बहुत आसान है, लोगों को गलत और सही की तमीज़ नहीं है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो कैसे कर पाएंगे? अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम जो बेसिक जो लोगों को बताती है कि कैसे रहना है या सिविलाइज सोसाइटी किस तरह होती है, आप क्या बता रहे हो? आप इवन जाके एक लेवल पे भी अगर आप टीवी पे भी लोगों को देखो, सिंपल टॉक शोज उठा लो, उन पे देख लो, लोग द वे दे एड्रेस लाइक पीपल एंड द वे दे एड्रेस सर्टेन इश्यूज, वो देख के अगर कोई बच्चा इन चीज़ों को देखता है, चीखने चिल्लाने के अलावा बाकी वो दिखा क्या रहे हैं? तो फिर इन चीज़ों को देखने के बाद एक जो आपका यंगर जनरेशन है सोसाइटी में वो क्या सीखेगा? एक तो ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम ही कुछ नहीं सिखा रहा। यही पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें, ये किस तरह एक दूसरे को एड्रेस करते हैं जब वो आपके पाकिस्तानी मीडिया या आपके किसी टॉक शो में बैठे हुए हैं जो आपके पाकिस्तान का है, और यही लोग जब आपके बाहर की मीडिया को एड्रेस करते हैं, द वे दे एड्रेस देम एंड द वे, मतलब बहुत सोच, यही लोग आप बाहर मुल्क में जब आप देखो द वे दे रोम अराउंड, द वे दे वॉक अराउंड, उनकी वॉक अलग होती है। दे मतलब आप जब उनको देखते हो दे नो द वॉक, दे नो द टॉक। बट यहाँ पे हकीम का अजीब सा एक सिस्टम होता है, अजीब सा लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन जो है इससे हमें पता चलता है सोशल इंस्टीट्यूट का एक बहुत ख़ास रुतबा है जो कि आज तक हमारी सोसाइटी में तो उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं है ऑब्वियसली। तो ये टेबल जो है अगर आप इसको व्यू करेंगे, ये आप जो इस फिगर को देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कार्ल मार्क्स जो है वो सोशल इंस्टीट्यूट्स को क्या करता है कि वो उनको देखता है कि ये जाके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, और एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो प्रोविजन ऑफ वर्क फोर्स एज पर इकोनॉमिक सिस्टम, फिर जाके आगे कैसे डिवाइड होता है, और फिर ये एलीट सिस्टम कैसे आपका जो एक स्टेटस को होता है वो किस तरह होता है, आइडियोलॉजी भी क्रिएट होती है, और ओवरऑल ये किस तरह आपको पूरे उस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर हम एक दफ़ा फिर देख लें कि कैसे एक्चुअली चीज़ें हो, दे आर लाइक वर्किंग इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान में जो अगर ये एजुकेशन सिस्टम एक दफ़ा फिर हम देख लें शॉर्ट में, तो ये है कि सिंपल पहले क्या होता है कि आपकी डिवीज़न होती है, रिसोर्सेज पे बात होती है, रिसोर्सेज के हिसाब से आपके स्कूल बच्चों की एडमिशन्स होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में और पब्लिक स्कूल्स में। वहाँ से जब बच्चे निकलते हैं तो ऑलरेडी हम जो है एक इनइक्वालिटी का जो एक सीड है वो हम रख चुके होते हैं। अभी सिर्फ फसल को देखना है, एक फसल अच्छी खासी होती है, दूसरी फसल जो होता है वो शुरू से ही पता चल होता है ये फसल ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि आगे जाके ये आपकी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी आपकी सोसाइटी में आ जाती है इस सोशल इंस्टीट्यूट की वजह से कि आपकी, क्योंकि सोसाइटी जो होती है आपकी इनइक्वालिटी इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो एज पर कार्ल मार्क्स आपकी सोसाइटी जो होती है बॉर्जॉइजी और प्रोलेटरेट में डिवाइडेड है। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है, इतने चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोलेटरेट के पास नहीं होते, जबकि बॉर्जॉइजीज जो होते हैं वो आपकी इकोनॉमिक सुपीरियॉरिटी रखते हैं। जो आपके हैव है वो हैव्स हैं वो बॉर्जॉइजीज हैं, जबकि प्रोलेटरेट हैं वो हैव नॉट्स हैं। जो प्रोलेटरेट हैं वो एक्चुअली प्रोडक्शन को जो प्रोडक्शन का ज़रिया बनते हैं वो आपकी प्रोलेटरेट हैं। प्रोडक्शन का ज़रिया ये लोग हैं, मगर प्रोडक्शन को ओन बोर्जॉइजीज करते हैं।
इसकी वजह से उसके बाद क्या होती है, ये स्पेसिफिकली आपकी सोसाइटी को डिवीजन ले आती है। एक क्लास एनालिसिस की तरफ हम जब जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली क्लास एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें आती हैं। मगर ये जो क्वेश्चन था, ये स्पेसिफिकली आपका एजुकेशन, याद रखें कि जो क्वेश्चन होगा आप उसकी कीवर्ड्स निकाल लें और फिर आपका आंसर जो है वो उन्हीं कीवर्ड्स के आसपास घूमना चाहिए। और फिर इसकी वजह से चीज़ें जाते जाते आपका स्टेटस को एक मेंटेन करता है एलीट के साथ। हम कहते हैं चीज़ें बहुत मिसमैनेज्ड होती हैं, और ये जो मिसमैनेज्ड चीज़ें होती हैं और जो इक्वालिटी नहीं है आपकी सोसाइटी में, और या फिर जो एक जो एक ट्रीटमेंट होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। और यही आपकी इश्यूज़ आगे जाके बहुत से इश्यूज़ जो आपकी सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें जन्म एक्चुअली इस जो एक ट्रीटमेंट हो मिलती है एक ख़ास किस्म की क्लास के बच्चों को, और दूसरों को किस तरह उनके ऊपर हमेशा रखा जाता है, ये चीज़ बहुत गलत होती है शुरू से ही। एंड दिस इनइक्वालिटी दैट इज़ क्रिएटेड थ्रू दी सोशल इंस्टीट्यूट्स, यही इनइक्वालिटी जो है आगे जाके एक ब्रीड्स आपका, और ब्रीड्स आपका एक अजीब सा एक करप्ट, एक आपका सिस्टम, एक करप्शन का एक साइकिल चल पड़ता है वो, और वो हर डिपार्टमेंट में चलता है। इसलिए अगर हम आखिर में जाके देखें कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये हमें क्या चीज़ हाईलाइट करती है, ये हाईलाइट करती है दैट एक्सेसिव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो स्पेसिफिकली इन सोशल इंस्टीट्यूट्स की वजह से क्रिएट होती है, क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन विच पीपल गिव प्रायोरिटी टू देमसेल्व्स ओवर अदर्स एंड सजेस्ट अ विशियस साइकिल बिटवीन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड करप्शन। और ये चीज़ें फिर आगे जाके जितनी इश्यूज आपकी सोसाइटी में क्रिएट करते हैं, तो फिर वो चीज़ जो है एक ग़ुलाम नेशन जो है उससे बनती है। तो हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि फ़लाना हमें ग़ुलाम बनाना चाह रहा है। ग़ुलामी आपके माइक्रो लेवल पे इतनी ज़्यादा है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं कि फिर आप ये जाके सिर्फ इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से कर सकते हैं, और इन्हीं की वजह से ये ठीक होगा। ये आप जाके मैक्रो लेवल पे एकदम से मैक्रो लेवल पे लेबलिंग के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हो until and unless you don't work on these issues on micro level. तो आखिर में ये इन स्लाइड्स को और इस लेक्चर को आई वुड लव टू लाइक एंड इट कार्ल मार्क्स के एक कोट्स है जो कि आपका लिया गया है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से, जहाँ पे कार्ल मार्क्स सेज
कि द एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द मोमेंट दैट दे कैन गेट अलॉन्ग विदाउट अ मदर्स केयर शेल बी इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एट स्टेट एक्सपेंस। स्टेट का काम है एजुकेशन देना। लोग क्यों ख्वार हो रहे हैं, क्यों लोगों के बच्चे ख्वार हो रहे हैं? एक मिडिल क्लास का बच्चा या उससे लोअर क्लास का बच्चे क्यों ख्वार होता है एजुकेशन के लिए? क्यों माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते? ये माँ बाप का काम नहीं है, ये स्टेट का काम है कि हर बच्चा जो है उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। एंड ये जो स्लाइड्स बनाई गई हैं इनके रेफरेंसेस मैंने आखिर में दे दिए हैं, तो कोई अगर जाके रिव्यू करना चाहता है या देखना चाहता है या स्लाइड्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें आपको दे दी हैं। अगर ये स्लाइड्स सिर्फ अगर आप ये बेसिक समझ लो, क्योंकि ये स्लाइड्स में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ से नहीं है, बल्कि प्रॉपर स्लाइड्स और प्रॉपर पब्लिश्ड वर्क और आर्टिकल से लिया गया है, तो आप इन चीज़ों को रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया और इससे पहले जो पार्ट 1 था वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि फिर उससे मुझे पता चलता रहे। कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे बता सकते हो कि एक्चुअली क्या कमी थी या फिर किस तरह चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। आई वुड लव टू नो। तो इसके थ्रू आप मुझे बता सकते हो। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स जो हैं हौसला अफजाई की भी सबब बनेंगे और करेक्शन के भी सबब बनेंगे। और मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि कहाँ पे चीज़ अच्छी चल रही है और बेहतर हो सकता है, और कहाँ पे आई एम लैगिंग बिहाइंड और किस चीज़ पे मुझे अपने काम करना चाहिए। सो आई वुड लव टू नो। डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई लेक्चर्स। नेक्स्ट और आपकी सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलेगा, और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।